नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस। समेत शिखर को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने के खिलाफ बरेला में जैन समुदाय के लोगों ने किया आमरण अनशन, मुंडन कराकर सरकार के खिलाफ जताया आक्रोश। और ट्रक और डीजल के टैंकर में हुई भिड़ंत, बरेला बाईपास की घटना, घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। वर्ष 2022 में जिला मुख्यालय को 2 नए कलेक्टर मिले। फरवरी में कर्मवीर शर्मा का तबादला होने के बाद डॉक्टर इलैयाराजा टी को जिले का प्रभार सौंपा गया और चंद महीनों में ही उन्होंने अपनी बेहतर कार्य प्रणाली से न केवल शहर के विकास को गति दी, बल्कि भू माफियाओं पर भी ताबड़तोड़ कार्यवाही की। हालांकि जबलपुर में उनका कार्यकाल लगभग 9 माह का रहा और उनके स्थानांतरण के बाद नवंबर माह में छिंदवाड़ा कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने जबलपुर का कार्यभार संभाला। वर्ष 2022 जिला मुख्यालय के लिए भी नवाचार से लबरेज रहा। निवर्तमान एवं वर्तमान कलेक्टर द्वारा प्रशासनिक कार्यों में कसावट लाने के लिए अपने अपने तरीकों से कार्य किए। साथ ही जन सुनवाई में आवेदकों को चाय एवं बैठने की व्यवस्था भी दी गई। खास बात ये रही कि कलेक्टर कर्मवीर शर्मा का तबादला होने के बाद डॉक्टर इलैयाराजा टी ने पदभार संभाला और उन्होंने शहर विकास से जुड़े कार्यों को गति दी एवं भू माफियाओं पर कार्यवाही करते हुए उनके अवैध निर्माणों को जमींदोज किया और अवैध खनन पर भी कार्यवाही करवाई। हालांकि लगभग 9 माह बाद ही उनका ट्रांसफर हो गया और उनके स्थान पर छिंदवाड़ा से सौरभ कुमार सुमन ने जबलपुर कलेक्टर का पदभार संभाला और अब वो भी बेहतर ढंग से कार्य करने में जुटे हैं। कलेक्ट्रेट कार्यालय में लेट लतीफ कर्मचारियों अधिकारियों पर शिकंजा कसने के लिए सुबह 10 बजे कार्यालय पहुंचने का फरमान भी नवागत कलेक्टर ने जारी किया। वहीं वर्ष 2022 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अनियमितताएं और सरकारी राशन की जमाखोरी एवं कालाबाजारी की घटनाएं भी प्रमुख रहीं। बिजली विभाग के लिए वर्ष 2022 चुनौतीपूर्ण रहा। इस वर्ष विभाग को पेंशनर्स और कर्मचारियों समेत सौभाग्य योजना के ठेकेदारों का आक्रोश झेलना पड़ा, तो वहीं अघोषित बिजली कटौती और बिलों की राशि अधिक आने से जनता में भी रोष देखा गया। हालांकि वर्ष 2022 नवाचार के लिए भी जाना जाएगा। विद्युत महकमे ने पेपरलेस बिल की शुरुआत की और साथ ही प्रदेश में 2 नई यूनिट लगाने की भी प्रक्रिया शुरू कर दी। इसके अलावा ड्रोन से लाइनों के मेंटेनेंस की भी पहल की गई। वर्ष 2022 बिजली विभाग के लिए चुनौतीपूर्ण रहा। हालांकि इस वर्ष कई नवाचार भी हुए और विद्युत उत्पादन एवं आपूर्ति में कई रिकॉर्ड भी स्थापित किए गए। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए पेपरलेस बिल की शुरुआत की गई और उन्हें एसएमएस के जरिए बिल भेजे गए। लेकिन इस नई व्यवस्था से पहले तो उपभोक्ताओं को बेहद परेशानी हुई, लेकिन बाद में ये व्यवस्था पटरी पर आ गई। इसके अलावा विद्युत लाइनों का मेंटेनेंस ड्रोन से किया गया। वहीं 600 मेगावाट यूनिट की 2 नई इकाइयां की गई। इसके साथ ही विभाग को लोगों का आक्रोश भी झेलना पड़ा। ट्रिपिंग की समस्या से जनता में आक्रोश रहा, तो वहीं तकनीकी कर्मचारी आउटसोर्स कर्मियों के साथ पेंशनर्स और सौभाग्य योजना के ठेकेदारों द्वारा घेराव एवं धरना प्रदर्शन किया गया। इधर विद्युत विभाग ने राजस्व घाटे की दुहाई देकर बिजली मूल्य वृद्धि का प्रस्ताव भेजा, जिसके बाद उपभोक्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा। वर्ष 2022 बिजली महकमे में तबादलों के लिए भी जाना गया। साल के अंत में पावर मैनेजमेंट कंपनी में एमडी विवेक पोरवाल का तबादला होने के बाद पीएमओ में डायरेक्टर पद पर रहे रघुराज राजेंद्रन को एमडी का प्रभार सौंपा गया। दमोनाका चौराहे से दीनदयाल चौक तक सड़क पर काबिज अतिक्रमण यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बनी हुई है। नगर निगम, अन्य क्रांति दल के अधिकारी और यातायात पुलिस सब कुछ जानकर भी अनजान बने हुए हैं। दमोनाका चौराहे से दीनदयाल चौक तक यातायात व्यवस्था चौपट है। सड़क और फुटपाथ पर कब्जा करके लगाए जाने वाले ठेले टपरे यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बने हुए हैं। अतिक्रमणों के कारण सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हैं। पूर्व में बनाए गए लेफ्ट टर्न पर भी कब्जे हो गए, जिससे चौड़ी सड़क सकरी नजर आती है। गाड़ियों के आवागमन में इतनी तकलीफ हो रही है कि पैदल यात्रियां जो है काफ़ी असुविधा महसूस करते हैं। खासकर दीनदयाल चौक पर आए दिन एक न एक घटना घटती रहती हैं। अनेकों बार इस ओर शासन का ध्यान दिलाया गया, परंतु प्रारंभिक तौर से लेकर अभी तक उस पर कोई
औचित्यहीन कार्रवाई नहीं की जा सके। ऐसा महसूस किया जाता है कि वहाँ पर एक उत्तम व्यवस्था बनाई जाए ताकि दुर्घटनाएं ना हो, खास करके दीनदयाल चौक और दमोला के। बहरहाल सड़कें सिर्फ और सिर्फ आवागमन के लिए बनाई जाती हैं। यह बात जब तक प्रत्येक नागरिक को समझ में नहीं आ जाती, तब तक यातायात को सुगम बनाने का सपना सपना ही रहेगा। बुजुर्ग हमारी धरोहर है। उनके अनुभवों की रोशनी परिवार और समाज को तकलीफों से मुक्ति दिलाती है। इस मंशा के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं ने विजयनगर क्षेत्र में बुजुर्गों के सम्मान का कार्यक्रम आयोजित किया। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी 31 दिसंबर को भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल के नेतृत्व में बुजुर्गों का सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। बुजुर्ग हमारी धरोहर इस नाम से विजयनगर क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में 2000 से ज्यादा बुजुर्गों को शॉल श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। साथ ही उन्हें एहसास कराया गया परिवार में और समाज में उनकी अहमियत सबसे ज्यादा है। उनके आशीर्वाद से नई पीढ़ी तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ सकती है। आशीर्वचन के रूप में सुन रहे हैं। कोई भी कार्यक्रम को थोड़ी सा हमारे बीच लगातार 31 दिसंबर को जो हम बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, हमारे बुजुर्ग हमारी धरोहर, इनका यश बंधन कार्यक्रम होता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बिना बुजुर्गों के आशीर्वाद के कोई भी काम हम कर नहीं सकते। क्योंकि वर्तमान समय में आप देख रहे होंगे कि जिस प्रकार से वृद्धाश्रम खोल रहे हैं, निश्चित रूप से वो हमारे लिए एक बहुत दुख का विषय है। हम चाहते हैं कि शहर में एक भी वृद्धाश्रम ना हो, क्योंकि जो माँ बाप ने हमें पाल पोस के बड़ा किया है, यदि उनके प्रति हमारा सम्मान नहीं रहा तो ऐसी जिंदगी जीने से कोई मतलब नहीं है। मैं तो सभी युवा साथियों से निवेदन करता हूं कि अपने माँ बाप की इज्जत करें, सम्मान करें, क्योंकि भगवान से बढ़कर हमारे माँ बाप होते हैं। आज हम सभी लोग ने लगभग 2000 बुजुर्गों का यहाँ पे सम्मान किया और मैंने सबका आशीर्वाद लिया। और मैं सभी से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि यदि बुजुर्ग हमारे साथ हैं और बुजुर्गों का आशीर्वाद हमारे साथ है, उनका मार्गदर्शन यदि हमारे साथ है, तो निश्चित रूप से हमारा भी विकास होगा, शहर का भी विकास होगा और पूरे प्रदेश का विकास होगा। अपनापन, स्नेह और सम्मान पाकर बुजुर्गों के चेहरे भी खुशी से खिल उठे। आधुनिक संसाधनों एवं हाका गैंग के अनुभवी कर्मचारियों की कमी के कारण आवारा जानवरों को पकड़ना मुश्किल हो रहा है। पूरा अभियान बेहद धीमी गति का शिकार है, जिसके चलते समस्या नासूर बन गई है। नगर निगम द्वारा आवारा जानवरों को पकड़ने के लिए चलाया जा रहा अभियान बेहद धीमी गति का शिकार है, जिसके चलते शहरवासियों को एवं ट्रैफिक व्यवस्था को आवारा जानवरों से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। नगर निगम की हाका गैंग के पास संसाधनों और अनुभवी कर्मचारियों की कमी है, जिसके कारण पूरा अभियान महज दिखावा बनकर रह गया है। जबकि हाका गैंग पर प्रति माह 2 लाख रुपए से ज्यादा की राशि खर्च की जा रही है। क्या है, जानवर तो ऐसे हैं कि गाड़ी देखते एकदम से भागने लगते हैं। गाड़ी की जो गंध रहती है उनको सूंघ के, इसका अपन लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है जानवर पकड़ने में। ये क्या करें, मशक्क़त करनी पड़ती है पकड़ने के लिए। कई बार ऐसा होता है, कई दुर्घटना भी होती है, कई लोग कंप्लेंट डालते हैं। इस कारण से क्या है, जानवर की कार्रवाई भी तेज़ करनी पड़ती है। क्या कई बार ऐसा होता है कि लड़कों को भी चोट आती जाती है ना। तो सब अभी तक कितने जानवर पकड़े? अभी तक अपन ने कुल 4 जानवर हैं अपने अभी तक, जो सुबह से कार्रवाई जो चल रही है। क्या कई गाय मालिक आते हैं, विवाद होता है ना, इस कारण से क्या थोड़ा बहुत कम हो जाता है। बहरहाल सड़क पर से मवेशियों को हटाने के लिए पुख्ता योजना बनाकर इंतजाम करना होगा, तभी यातायात व्यवस्था के सुधरने की उम्मीद की जा सकती है। जैन धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थल समेत शिखर जी को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी कड़ी में बरेला जैन मंदिर के सामने आमरण अनशन पर बैठे लोगों ने मुंडन कराकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। मेघ शिखर हमारा है, प्राणों से भी प्यारा है। मेघ शिखर हमारा है, प्राणों से भी प्यारा है। झारखंड में स्थित जैन समुदाय के प्रमुख धार्मिक तीर्थ समेत शिखर जी को केंद्र सरकार ने पर्यटन स्थल घोषित किया है, जिसे लेकर जैन समुदाय में आक्रोश व्याप्त है। पूरे देश में इस निर्णय के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी कड़ी में बरेला जैन मंदिर के सामने जैन समाज के लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं। जैन समाज के सदस्यों ने मुंडन कराकर सरकार की घोषणा पर विरोध जताया। उनका कहना है कि सरकार उनके धार्मिक स्थल को अपवित्र करना चाहती है। शिखर जी को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने के विरोध में इसके पहले
भारत बंद का आयोजन हुआ। दिल्ली में आमरण अनशन पर लोग बैठे हुए हैं एवं आज इसी तारतम्य में पूरे भारत में मुंडन कराकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। यदि केंद्र सरकार शिखर जी को पर्यटन क्षेत्र से बाहर नहीं करती एवं पवित्र तीर्थ क्षेत्र घोषित नहीं करती तो पूरे देश में आमरण अनशन एवं धरना प्रदर्शन कर विरोध प्रदर्शित किया जाएगा। मुंडन करा रहे एवं आमरण अनशन पर बैठे लोगों ने प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति के नाम लिखा पत्र जिला प्रशासन को सौंपा है, जिसमें निर्णय वापस लेने की मांग की गई है। मध्य प्रदेश पेंशनर एसोसिएशन के सदस्यों ने संभागीय पेंशन अधिकारी से मुलाकात की और पेंशनरों को चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने समेत अन्य मांगों से संबंधित एक मांग पत्र भी सौंपा। पेंशनर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने बताया कि संभागीय पेंशनर्स अधिकारी जेके शर्मा से मुलाकात की और उन्हें पेंशनरों की समस्याओं से अवगत कराया। उन्होंने पेंशनर्स की तलाकशुदा एवं विधवा बेटियों को पेंशन उपलब्ध कराने की मांग की है। सदस्यों ने जीवित प्रमाण पत्र, चिकित्सा सुविधा समेत कुल 9 सूत्रीय मांगों से संबंधित मांग पत्र सौंपा है। डॉक्टर जेके शर्मा जी से यहाँ पे एक मांग पत्र देके पेंशनर हित संवर्धन की चर्चा की है और उसमें हमारे लगभग 9 बिंदु हमने उनकी ध्यान पे लाया है, जिसमें विशेष रूप से पेंशनर्स ऐसी पेंशनर्स के परिवार की बच्चियों को हमने ये निवेदन किया है कि जो विडो हो चुकी हैं अथवा तलाक हो गया है और उनके माँ बाप जो पेंशनर से सबकी डेथ हो चुकी है, ऐसे बच्चियों को भी आजीवन पेंशन दी जाए, जैसा कि केंद्र सरकार ने ऑलरेडी 2010 से इसको लागू कर दिया। वो उसी नीति के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने ये चाहा है। और दूसरा, जो इलाज की सुविधा है, 5 लाख तक की निःशुल्क इलाज की सुविधाएं जो है हमारे मध्य प्रदेश के पेंशनर्स को मिले, इस बात में वे भी हम लोगों ने ध्यान आकर्षण कराया है। नए वर्ष के पहले दिन ग्वारीघाट में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए साफ सफाई समेत होमगार्ड के जवानों की तैनाती करने और वाहनों को व्यवस्थित किए जाने की मांग उठ रही है। नर्मदा भक्तों का कहना है कि घाट पर सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है, जिसके कारण श्रद्धालुओं को परेशानी उठानी पड़ती है। नए वर्ष के पहले दिन नर्मदा तटों एवं ग्वारीघाट में उमड़ने वाली भीड़ के लिहाज से प्रशासन द्वारा किए जा रहे इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। ग्वारीघाट पहुंचे लोगों ने बताया, घाट पर सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है और इसके अलावा बेतरतीबी से खड़े वाहन भी ट्रैफिक जाम का सबब बनेंगे। आज 31 दिसंबर 2022 का लास्ट दिन है और मैं नर्मदा प्रेमी हूं और बहुत से यहाँ पर जितने लोग आते सब नर्मदा प्रेमी रहते हैं, लेकिन प्रशासन ने पिछले साल की तरह इस साल भी कोई व्यवस्था नहीं की है, जिससे कि यहाँ पर कल 2023 जनवरी को जो भीड़ उभरेगी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता है और घाट में तो कोई व्यवस्था है ही नहीं। तो ये सारी व्यवस्था प्रशासन को देखनी है। हम चाहते हैं प्रशासन से कि व्यवस्था आज रातों रात लागू की जाए, जिससे कि 2023 सबके लिए मंगलमय हो। गंदगी वगैरह भी गंदगी तो इतनी ज़्यादा है, उसकी सफाई नहीं करा रहे, बिल्कुल सफाई नहीं हो रही है। हम चाहते हैं प्रशासन से, महापौर जी से कि यहाँ पर घाट में गंदगी सारी आज रातों रात साफ कराई जाए और सुबह एक नए भोर की ओर हम नए वर्ष का स्वागत करें। कल के जो नए वर्ष की भीड़ भाड़ आज से ही देखने को मिल रही है। यहाँ पे जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन के द्वारा यहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है जिससे कल श्रद्धालुओं को आवागमन में वो मिल सके राहत, या यहाँ पे श्रद्धालुओं को जिस प्रकार से गंदगी यहाँ पे रहती है, घाटों के किनारे फूल माला ये वो दुनिया भर की चीज़ें पड़ी, वो भी कोई साफ़ सफाई नहीं है। तो हमारा मानना है कि अगर कल 2023 कल से नया वर्ष चालू हो जाएगा, 2023 के लिए आज से व्यवस्था प्रशासन को करना चाहिए। वहीं होमगार्ड के सैनिकों की तैनाती की जानकारी देते हुए बताया गया कि 1 जनवरी को नया साल एवं गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पर ग्वारीघाट में भीड़ रहेगी, लिहाजा सुरक्षा के लिए होमगार्ड के जवान तैनात रहेंगे और मोटर बोट से भी पेट्रोलिंग की जाएगी। हम लोग यहाँ पर 24 घंटा में 6 जवान यहाँ उपस्थित हैं। हम लोग अपनी अपनी शिफ्ट अभी तक नौकरी कर रहे थे। बाकी आज 22 का लास्ट दिन है और 23 का कल
शुरुआत है। तो आज ही से हम लोगों ने अपनी तैयारी कर ली है। शाम की 2 बजे वाली शिफ्ट और सुबह वाली शिफ्ट दोनों 12 घंटा नौकरी करेंगे यहाँ पर शाम से सुबह तक। और शासन के आदेशानुसार हमारे पास सारे साधन उपलब्ध हैं। कितना पेट्रोल हमारे पास पर्याप्त है, जितना हमको चाहिए। होमगार्ड के सैनिकों ने बताया कि गोताखोर भी मुस्तैद रहेंगे। बकायादारों से बिजली बिल की राशि वसूले जाने के लिए सिटी सर्किट कार्यालय द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत अधीक्षण यंत्री अपनी टीम के साथ रद्दी चौकी पहुंचे और बकायादारों के कनेक्शन विच्छेद करने की कार्यवाही की। बिजली बिल जमा नहीं करने वाले बड़े बकायादारों से वसूली के लिए अधीक्षण यंत्री संजय अरोरा स्वयं दलबल के साथ रद्दी चौकी मदार टेकरी क्षेत्र पहुंचे और बिल नहीं देने वाले बकायादारों के कनेक्शन काटने की कार्यवाही की गई। एससी ने बताया कि बड़े बकायादारों की सूची तैयार कर उनसे बिल वसूलने की प्रक्रिया पूरे माह जारी रही। वहीं माह के अंतिम दिन भी मौके पर जाकर बकाया बिल नहीं चुकाने वालों को पहले राशि जमा करने की समझाइश दी गई और जब उन्होंने बिल नहीं भरा तो उनके कनेक्शन काट दिए गए। आज बड़े बकायेदार हैं मुख्यतः, जो कि शहर के टॉप 20 बकायेदार हैं, उनको लाइन डिस्कनेक्ट कराने के लिए मैं खुद फील्ड में निकला और इसी कंटिन्यूशन में यहाँ रद्दी चौकी पे भाई साहब का बिल ठाकुर जी इनका बिल जमा नहीं हुआ तो, और ये लाइन काटने में भी लोअर स्टाफ को तंग करते थे लाइन काटने में, इसीलिए मैं खुद आके लाइन। कार्यवाही के दौरान बकायेदारों में हड़कंप मचा रहा। उर्दुआ कला निवासी एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पेशे से किसान इस व्यक्ति ने किन कारणों से मौत को गले लगाया है, फिलहाल इसका पता नहीं चल सका है। परिजनों का कहना है कि अजीत पटेल शराब पीने का आदी था और जिस वक्त उसने ये आत्मघाती कदम उठाया उस वक्त उसकी पत्नी और बच्चे मायके में थे। उर्दुआ कला में रहने वाले किसान अजीत पटेल ने फांसी लगा ली। इस बात की खबर लगते ही मौके पर गांव के लोगों का हुजूम लग गया और पनागढ़ पुलिस भी घटना स्थल पर पहुंच गई एवं मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पुलिस के अनुसार मृतक के पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, लिहाजा आत्महत्या की वजह पता नहीं चल सकी है। मृतक अजीत पटेल ग्राम उर्दुआ कला का कल शाम को अपने घर के कमरे में फांसी लगाकर फौत हो गया, जो उसके परिवारजन मेडिकल लेके आए थे। तो अभी सुबह सुबह उन्होंने थाना पनागढ़ जाके रिपोर्ट दर्ज कराई। उसके चचेरे भाई जो है ना अरविंद पटेल है, ये हमारे बड़े पिताजी का लड़का अजीत पटेल शाम को फांसी लगाकर अपने कमरे में, जिसे वो लोग अस्पताल लेके आए थे, रास्ते में फौत हो गया था। तो मेडिकल अस्पताल लेकर डॉक्टर साहब ने मृत्यु घोषित किया, जिसके हमारे इंटीमेशन थाना पनागढ़ में कायम किया गया। मेडिकल मर्चूरी आया हूँ, जांच की जा रही है। इनका घटनाक्रम जी घर ही में रहते रहे। इनकी मिसेस रोई जो मायके गई रहीं और खेतीबाड़ी करते रहे, शराब पीते रहे। हम लोगों ने देखा 5-6 बजे जाके, बोला कि सेप्टेप्ट खेत बल दे आए, जाके तो देखा तो फांसी लगा लिया है। सांस चल रही, 2 बच्चे हैं। क्या काम करते हैं? किसानी करते हैं। वहीं मृतक के भाई का कहना है कि वो शराब पीने का आदी था और बीती रात घर पर अकेला था। हालांकि मौके के कारणों से वो भी अनजान नजर आया। बरेला बाईपास के समीप बीती रात डीजल से भरा टैंकर और लोहे की सरिया से लदा ट्रक आपस में टकरा गए। गनीमत ये रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन ट्रक एवं टैंकर में सवार ड्राइवर कंडक्टर घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बरेला बाईपास के समीप ट्रक क्रमांक MP 33H2218 और दिल्ली से आ रहे डीजल टैंकर में जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रकों के सामने का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और ड्राइवर भी उसमें फंसे रह गए, जिन्हें काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया और उन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। बरेला पुलिस के अनुसार टैंकर में भारी मात्रा में डीजल भरा हुआ था, जिसे दूसरे टैंकर में शिफ्ट कराया गया है। पुलिस ने बताया कि ट्रक में दुर्गेश ब्रिजेश ओझा और कामनी ओझा सवार थे एवं टैंकर में अंकित और मनीष कुमार थे। कल 2 ट्रक आपस में भिड़े हैं, जो कि ट्रक नंबर 1 है MP 33H2218 है, जिसमें 3 आदमी थे। उसमें ड्राइवर ब्रिजेश ओझा और उसमें कंडक्टर है दुर्गेश ओझा और एक लड़की है उसमें मुर्तजर कामनी ओझा। ये ट्रक रायपुर से गुना जा रहा था
जिसमें लोहे की सरिया लगी हुई थी, और दूसरा ट्रक है NL01AC9627 जिसमें 2 ड्राइवर और कंडक्टर सवार थे। ड्राइवर का नाम मनीष कुमार है और कंडक्टर अंकित कुमार है। ये दिल्ली शाहिदाबाद से रायपुर जा रहा था। इसमें डीजल लोड था। इसमें 40,000 लीटर डीजल लोड था जो आपस में भिड़े हैं, और इसमें जनहानि की हानि नहीं हुई है। डीजल को रिफ्लेस कराया गया है दूसरे टैंकर में, और कार्रवाई की जाती है दोनों के खिलाफ FIR करके। पुलिस ने दोनों चालकों के विरुद्ध प्रकरण कायम कर कार्यवाही शुरू कर दी है। वहीं बताया जा रहा है कि कुछ शरारती तत्व मौके का फायदा उठाकर टैंकर से डीजल निकालते भी नजर आए। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।